ऑर्गेनिक का प्रवेश द्वार बोले तो एंट्री गेट ऑफ ऑर्गेनिक के नाम से जो दो टॉपिक्स जाने जाते हैं, एक जो थ्री डायमेंशनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थ्री डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करता है, किस तरह से उनके कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, ओरिएंटेशंस क्या होंगे, उसकी चर्चा जिसमें होती है, दैट इज ए स्टीरियो केमिस्ट्री जो आपकी पैरेलल चल रही है अभी, जिनको दोबारा करनी है, पहले हो भी चुकी है। और दूसरा टॉपिक है जो बेसिकली रिएक्शंस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, जो इस टॉपिक में पढ़े जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम जनरल है, बिल्कुल भी जनरल नहीं है ये। जितना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम जनरल ऐसे लगता है बहुत ही कोई आसान टाइप से टॉपिक होगा, नहीं। याद रखना, जो जो टॉपिक एंट्री गेट होते हैं ना सब्जेक्ट के, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक ही दरअसल वही होते हैं। क्यों? अगर वो आपको समझ में आ गया ना, तो आगे का रास्ता तो आपका खुद में खुद आसान होता चला जाता है। लाइक मोल कंसेप्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री, नाम बहुत आसान है, मोल कंसेप्ट, स्टोइशियोमेट्री, है ना, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री की चीजें, बट है बहुत मुश्किल। उसको बहुत ढंग से समझना, ये मान के चलो कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री पे आधी विजय प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही अगर आपने जीओसी को ढंग से आत्मसात कर लिया, एग्जाम में उतनी नहीं आती है टू द मतलब पॉइंट बात करूंगा तो मैं बहुत कम एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछते, वो 11th-12th लेवल पे और जेई नीट पे पूछते थे। जेएम नेट गेट लेवल पे डायरेक्टली जीओसी से क्वेश्चन सीधे तो नहीं आते, एप्लीकेशन जरूर इसके आते हैं। और फिर इसका जो फॉलो अप टॉपिक है, दैट इज एरोमेटिसिटी, वहां सवाल बहुत आते हैं। एंड एसिड बेस केमिस्ट्री, वहां से तो आते ही आते हैं, 100% आते हैं। और फिर उसके बाद जो इसका एक फॉलो अप टॉपिक और है, रिएक्शन मैकेनिज्म, जो 3 अपन फॉलो अप टॉपिक इसके पढ़ने वाले हैं बाद में। एरोमेटिसिटी, एसिड बेस केमिस्ट्री, इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। इंटरमीडिएट में साथ में ही पढ़ाऊंगा कार्बोटाइन वगैरह उसमें। तो वो जो 3 टॉपिक्स आपके आगे आने वाले हैं, वो 3 टॉपिक्स तो ये मान के चलो फिर वो तो कोर हो गया, मतलब वो उससे तो डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं आपके और बहुत भर के सवाल आते हैं। बट वो सब आने के लिए जीओसी का फाउंडेशन बहुत जरूरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बनना चाहिए। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि ऑर्गेनिक के सवाल नहीं बनते। 2 बड़ी समस्याएं होती है उनके साथ। पहला, बेसिकली उन्होंने ऑर्गेनिक को कभी उस तरह से समझा ही नहीं होता है, उस तरह से कभी फील ही नहीं किया होता है कि कार्बन क्या कहता है, मतलब व्हाट कार्बन सेज, कार्बन की स्टोरी क्या है, वो फील नहीं किया होता है। एक बड़ी वजह वो रही होती है। और दूसरी बड़ी वजह जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं आपको पहले ही हिदायत देता हूं, आप किसी भी टॉपिक का कुछ भी मत करो, प्रैक्टिस वगैरह बाद में कर लो चलेगा। जैसे मान लो आपका थर्मो का प्रैक्टिस रह गया, आप 2 महीने बाद लेक्चर देख के या थोड़ा बहुत करके या ना रिवाइज कर करोगे चलेगा, है ना। कोऑर्डिनेशन का चलेगा, इनऑर्गेनिक का चलेगा। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। अगर आप हाथों हाथ प्रैक्टिस नहीं किए, अगर आप हाथों हाथ साथ के साथ स्प्रिंट नहीं लगाए, साथ के साथ अगर आपने गोल नहीं सॉल्व की, साथ के साथ आपने अगर बेसिकली मैराथन नहीं की, तो फिर मामला बनेगा नहीं। फिर बहुत समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी आपके सामने। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, प्लीज 2 चीजें मेरे साथ कॉपरेट करना। पहला, पैनिक मत करना मुझे कि बिल्कुल भी कि मतलब शुरू में समय लगेगा, स्टार्ट में समय लगेगा, स्टार्ट में थोड़ा धीरे चलेगा। तो ये सिलेबस मैंने बोल दिया 30 नवंबर तक मैं लगभग मेरे जो कमिटेड टॉपिक्स हैं, एक आध कोई छूट जाए, बाकी मैं करा दूंगा। ऑर्गेनिक में जो बोला था आपको, जीओसी, है ना, एरोमेटिसिटी, एसिड बेस, इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, वो एक साथ ही होता है। और उसके बाद रिएजेंट और इनोलेट रिएक्शन का मैंने बोला प्रीमियर चल जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी उसका है प्रीमियर। और फिर ओएमसी, और लास्ट में मेरा टॉपिक फिजिकल वाला क्वांटम जो रहेगा। देखते हैं कि मैं जब तक एडमिट, मतलब मेरे को सर्जरी करानी है, डेट आएगी उसके आसपास तक, वो पूरा लगभग 30 नवंबर तक मैं इनको ट्राई करूंगा खत्म करने की। तो मेरे को बिल्कुल भी इरिटेट मत करना, एंजॉय करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। यस, इट विल टेक टाइम इन स्टार्ट टिल रिएक्शन मैकेनिज्म तक ये समय लेगा, उसके बाद ये समय नहीं लेगा। फिर तो आपको मजा देगा ये, फिर तो आपको आनंद आने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी आपको अच्छी। सो आई होप यू आर रेडी, एंटर इन दिस यूनिवर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस यूनिवर्स में आपका स्वागत है। शुरू कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। आई एम स्टार्टिंग प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू जीओसी, बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बता चुका हूं मैं, बिल्कुल भी जनरल नहीं है, कहने में ही बस जनरल है, वरना कतई जनरल नहीं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
ऑर्गेनिक इज ए फन अगर आपको पल्ले पड़ जाए, क्योंकि देखो फिजिकल और एक और बात बताता हूं, मैं बहुत स्टूडेंट को बताता हूं बहुत बार, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में जो आंसर होता है ना वो सवाल में नहीं होता है, क्वेश्चन में आंसर नहीं होता है, आपको आंसर को ढूंढ के नया लाना पड़ता है। ऑर्गेनिक की इंटरेस्टिंग बात है कि जो क्वेश्चन होता है वही आंसरों में होता है, भाई वही तो मॉलिक्यूल होता है, उन्हीं को तो घुमा फिरा के कुछ ना कुछ बनाया होता है। तो मतलब एक्चुअली ऑर्गेनिक में तो कुछ याद भी रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपके बेसिक प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं तो वो सब कुछ वही दिया मिलेगा आपको, मॉलिक्यूल जो स्टार्टिंग है वो भी वही है, जो एंड प्रोडक्ट्स है वो भी वही होंगे आपके। सो ये इसलिए आसान बन जाता है अगर आपके प्रिंसिपल्स, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी स्टीरियो बहुत बड़ी। और एक और बात, हाँ, जीओसी जब तक पढ़ रहे हो तब तक प्लीज स्टीरियो को रिवाइज कर लेना। रिएक्शन मैकेनिज्म में मेरे को कोई लफड़ा नहीं मांगता है कि आप वहां पे ऑर्गेनिक में परेशान होते रहो, मेरे को स्टीरियो मांगता है, तो तब तक आप पैरेलली स्टीरियो रिवाइज कर लेना, स्टीरियो की स्प्रिंट गोल मैराथन कर लेना। मैं उसकी डिस्कशन क्लासेस लगा रहा हूं, स्टीरियो और कोऑर्डिनेशन की डिस्कशन क्लासेस लगा रहा हूं, प्लीज उसको तैयार करके रखना और अच्छे से तैयार करके रखना, बेहतर तरीके से तैयार करके रखना। ओके, सो कमिटमेंट करो मेरे साथ कि यस, जब तक जीओसी चलेगा आप पैरेलल स्टीरियो केमिस्ट्री को एकदम परफेक्ट बना लेंगे। कमिटमेंट करो मेरे साथ, जब तक जीओसी चलेगा स्टीरियो केमिस्ट्री को एकदम परफेक्ट बना लेंगे आप। मतलब परफेक्ट बना लेंगे आप। नहीं, मैं इसके बाद ऑर्गेनोमेट्रिक्स भी पढ़ाऊंगा, आई टीच ओएमसी ऑल्सो। मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री आप परफेक्ट बना लेंगे, ये आप प्रॉमिस करो मुझसे। यार सर हम स्टीरियो केमिस्ट्री बढ़िया होनी चाहिए आपको ऑर्गेनिक में आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए उसके लेक्चर्स रिवाइज कर लीजिए, उसके स्प्रिंट कर लीजिए, उसकी मैराथन गोल। समय है अभी आपके पास, जब तक एसिड बेस केमिस्ट्री नहीं आएगी, एसिड बेस केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत स्टीरियो यूज होती है पर बहुत ज्यादा नहीं है, जब तक एसिड बेस केमिस्ट्री नहीं खत्म होगी, यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं होगा, तब तक आपके पास समय है काफी बढ़िया स्टीरियो केमिस्ट्री को साथ मतलब फेमिलियर होने का, उसके साथ रूबरू होने का, उसके साथ गुल्लू गुल्लू करने का। चलिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट कर रहा हूं, एंड दैट इज वेरी वेरी बेसिक लेक्चर। पहले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला लेक्चर जो कि बहुत ही बेसिक लेक्चर होता है, इसमें अपन बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे। बेसिकली बात पढ़ेंगे बॉन्ड पोलैरिटी की, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। ऑफ कोर्स कार्बन की ही कहानी है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100%। दूसरा, बॉन्ड पोलैरिटी की चर्चा करेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की बात, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की बात करेंगे। फिर बात करेंगे बॉन्ड पोलैरिटी, है ना, परमानेंट एंड इंड्यूस्ड। और उसके बाद आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट पर पहुंच चुके हैं। यहां तक हम आज की ये यात्रा करेंगे, आनंददायी यात्रा होगी। लेट्स एंजॉय इट, जस्ट एंजॉय करना है आपको इस यात्रा। शुरू करते हैं। पहला, कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। दो तरह की कोवलेंट बॉन्डिंग होती है कार्बन की, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड, ठीक है। सो कार्बन की दो तरह की कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन दो तरह का होगा। आई होप आपको कोवलेंट बॉन्डिंग तो आती होगी, बॉन्डिंग तो आपने पढ़ी ही है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग तो आती होगी। आयनिक और कोवलेंट क्या होता है, कोवलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो तरह की कोवलेंट बॉन्डिंग होती है कार्बन की, ऑफ कार्बन जरूर लिखना चाहिए आप, बिकॉज हम कार्बन की ही स्टोरी पढ़ रहे हैं सारी। एक होती है लोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्डिंग, लोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरी है डीलोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड। डीलोकलाइज्ड कोवलेंट, लोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्डिंग में कुछ इफेक्ट्स होंगे, और उन इफेक्ट्स को मैं इसमें पढ़ा जाएगा। इसमें जो टॉपिक पढ़ा जाएगा दैट इज बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी, इसमें अपन डिस्कस करेंगे बॉन्ड पोलैरिटी एंड
एंड इंडक्टिव और उसमें अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज डीलोकलाइजेशन, कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। ये क्या चीज होती है? डीलोकलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डीलोकलाइजेशन, कॉन्जुगेशन, लगते सब एक जैसे वर्ड है नहीं, एंड रेजोनेंस, और अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर बेसिकली मेसोमेरिक इफेक्ट्स क्या, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट्स क्या, और अपन डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन भी आगे अपन डिस्कस करेंगे। क्या है देख लेंगे, अपन समझ लेंगे, बट ये दो तरह की बॉन्डिंग में ये फिनोमेनन सब डिस्कस करेंगे। व्हाट इज लोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड व्हाट इज डीलोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग, लेट्स एक्सप्लेन। लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड का क्या मतलब होता है और डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। बेसिकली कार्बन की जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उसमें जो मेन बॉन्ड होगा जिसमें अपन जिसको रिएक्शंस में यूटिलाइज करेंगे या 99% जिसको रिएक्शंस में यूज करेंगे, दैट इज पाई बॉन्ड। आपको पता है वो आसानी से टूट जाता है और आसानी से बन जाता है। आसानी से टूट के आसानी से बन रहा है, आसानी मतलब इजी टू फॉर्म भी होता है वो आसानी से। तो आसानी से जो बॉन्ड टूट जाता है वो रिएक्शंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने में जा रहा है, बिकॉज रिएक्शंस इज नथिंग बट इट इज द बॉन्ड ब्रेकिंग फॉलोड बाय बॉन्ड फॉर्मेशन। व्हाट इज द रिएक्शन? ये केमिकल रिएक्शन क्या है? अगर आपसे कोई मतलब एक लीमेन वर्ड में पूछे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो पहले एक बॉन्ड टूटेगा, 1 2 3 मतलब पहले बॉन्ड टूटेंगे एंड देन फॉलोड बाय बॉन्ड फॉर्मेशन, फिर बॉन्ड नए बॉन्ड बनेंगे। दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं थोड़ी, और कुछ वो कोई हवा थोड़ी केमिकल रिएक्शन, दिस इज सिंपल केमिकल रिएक्शन। तो बॉन्ड टूटेंगे तो फिर चर्चा ये होती है कि भाई कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा या कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो वो पाई बॉन्ड आसानी से टूटता है बजाय सिग्मा बॉन्ड के। दैट इज वाई, इसीलिए पाई बॉन्डों की ही कहानी मोस्टली अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सिग्मा बॉन्ड की कहानी तो बहुत कम, बहुत रेयरली काम आती है, बहुत कम काम आती है आपकी कहानी, ठीक है। सो डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, अगर हम सिग्मा बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो अभी हम पाई बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं कि दो तरह के पाई बॉन्ड्स होंगे, दो तरह के पाई कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, लोकलाइज्ड पाई कोवेलेंट बॉन्ड्स और डीलोकलाइज्ड पाई कोवेलेंट। लोकलाइज्ड पाई कोवेलेंट बॉन्ड्स और डीलोकलाइज्ड पाई कोवेलेंट। डीलोकलाइज्ड पाई कोवेलेंट। आप कहोगे सर कहना क्या चाहते, मतलब क्या है? फिर मतलब यह है, एक कोवेलेंट बॉन्ड की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि दो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी दो एटम्स के बीच शेयर होती है, नॉर्मली वो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इज जनरली a covalent bond. That is a simple story of a covalent bond, है ना, नॉर्मल स्टोरी ऑफ ए कोवेलेंट। इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोवेलेंट बॉन्ड में होती है उस पर दो एटम्स का कंट्रोल होता है ना, जिनके बीच वो शेड होती है उन दो एटम्स का उसमें कंट्रोल होता है। रेडी में पॉइंट बोलो। बट अगर वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो से ज्यादा एटम्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब वो लोकलाइज नहीं रहे, एक जगह नहीं रहे, इधर उधर मुंह मारने लगे, कहीं और चली जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो फिर हम बोलेंगे कि ऐसे पाई बॉन्ड्स दरअसल लोकलाइज नहीं रहे, अपनी जगह पे नहीं रहे, जगह से मूव करना शुरू कर दिए। और अगर ऐसा होता है तो उन्हीं को डीलोकलाइज पाई बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल लेता हूं, बहुत ही आसान सा मॉलिक्यूल। मान लीजिए मैंने ये मॉलिक्यूल लिया इस तरह का, ठीक है, और यहां पे मैंने एक पाई बॉन्ड लिया, ठीक है। इसको बताने के लिए दूसरे कलर से बताया था। ये पाई बॉन्ड लिया, नाम क्या होगा इसका? 1 2 3 4 यानी कि ब्यूटीन, और 2 नंबर पे है तो ब्यूटटूइन आपका नाम। सिंपली मैंने एक ब्यूटटूइन लिया और दूसरा 1,3 ब्यूटाडाइइन मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, ये 1,3 ब्यूटाडाइइन। अब पहले तो आप है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छोटी छोटी बातें उनको समझना शुरू करो। पहले तो आप है ना मॉलिक्यूलों को ये सब लिखना बंद कर दो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे CHH ऐसे, प्लीज ये सब बंद कर दो। ये आदत पड़ेगी तो आपको बहुत स्टीरियो तकलीफ देने वाली है, बिकॉज ये 11th 12th में लिखते थे हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।
11 12 में चल जाता था ऐसे। अब आप ये समझो कि ऐसा होगा नहीं है कभी भी, 2 कार्बन ऐसे लाइन में थोड़े ना होंगे, वो लीनियर स्ट्रक्चर थोड़े ना है, 2 कार्बन एक, यही से चीजें सुनते, छोटी छोटी गलतियां जो बहुत स्मॉल मिस्टेक्स होती है जो हम लोग करते हैं नॉर्मली, वो यही मिस्टेकों से कहानी सुनती है कि हमको आदत पड़ती है ऐसे लिखने की। अगर ऐसे लिखोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली स्टीरियो में जाके कंफ्यूज होने वाले हो, बिकॉज आपके अकॉर्डिंग तो इसका लीनियर अरेंजमेंट है, जबकि लीनियर अरेंजमेंट तो उसका होगा नहीं, कार्बन तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होता है, अगर sp3 में है तो, और sp2 में है तो ट्रायंगुलर प्लेन अरेंजमेंट में होता है बेसिकली वो। तो इस तरह की चीजों से बचे आप, प्लीज बचे इस तरह की चीजों से। जैसे मैं कई बोलता हूं भाई ब्यूटाडाइन 2 ब्यूटीन बनाओ, तो 2 ब्यूटीन ऐसे बना देता है, ये सही चीज नहीं है बनाना। अगर इन चीजों से आप बचोगे तो बहुत बहुत फायदा पहुंचेगा जिंदगी में आपको। इस तरह की चीजों से बचो प्लीज। ये सब हम छोटे बच्चे थे तब करते थे, 11 12 में चल जाता था हमारा, अब ये सब नहीं चलेगा। अगर इस तरह से आपने करोगे तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है आगे जाके। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, पर स्टीरियो में आपको, बिकॉज आप जब मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट ही सही से नहीं कर रहे हो, उसको बेसिकली उसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर ही सही से नहीं बना रहे हो, तो बहुत तकलीफ आपको आगे होने वाली है। तो ये बहुत, मैं एक एक चीजें माइन्यूट बता चलूंगा, चीजों का कैसे ध्यान रखना है आपको, ताकि ऑर्गेनिक आपकी बेसिकली बहुत मतलब प्रिंसिपल्स आपके बहुत स्ट्रांग हो जाए, कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग हो जाए। मेरा यही बाकी एग्जाम तो पास, बहुत सारे कोर्स पढ़ा हुआ, आप पास पढ़ सकते हो, आप पास हो सकता है। मेरा एम है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो गुर सिखा दूं, वो बेसिक चीजें सिखा दूं। ये बैच भी दरअसल इसीलिए है, एग्जाम्स के लिए तो बहुत सारे बैच चल रहे हैं, सुपर बैच भी आप पास पढ़ा पढ़ लो, आप एग्जाम पास कर सकते हो, बहुत है। एनपीएल कर लो, टेस्ट सीरीज कर लो, 20 चीजें जो मैं अलग बता दूंगा आपको तरीके, ये सीखने के लिए। तो ये पहली बात जो मैंने आपको बेसिक बताई, वो लर्निंग्स आपकी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें आप गलतियां नहीं कर सकते, लर्निंग उसमें आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए लर्निंग्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये तो मैंने बेसिक बात बता दी। अब जरा इस पाई बॉन्ड पे गौर फरमाते हैं। अरे सारी कहानी इस पाई बॉन्ड के आसपास घूम रही है, इस पाई बॉन्ड पे गौर फरमाते हैं। पाई बॉन्ड का मतलब होगा 2 इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी। 2 इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अगर आपने यहां बनाई तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी यहां है, और यहां 4 इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी, ये आपने 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा दिखाने के लिए काम करिए, इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बना दीजिए, इस पाई बॉन्ड को दरअसल यहां लिख दीजिए, ताकि आपको लगे सर वहां तो 2 इलेक्ट्रॉन की थी या 4 की है, तो आपने कैसे कंपैरिजन करवाया ये 2 का 4 से। चलो 4 का 4 से करा देते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते और बेटर है। पेंट ले लेते, पेंट 1 2 3 4, पेंट 1,4 डाइईन ले लिया आप, 2 एग्जांपल ले लिए। इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें भी 4 पाई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं इस पाई बॉन्ड पे गौर फरमाऊंगा, इस मॉलिक्यूल में इस वाले पाई बॉन्ड पे, अगर मैं इस मॉलिक्यूल में इस वाले पाई बॉन्ड पे गौर फरमाऊंगा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है, ये इन C1 C2 कार्बन के बीच ही मिलेगी आपको हमेशा। जब भी आप बॉन्ड लेंथ मेजर करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, देखो अपन को पता कैसे लगेगा, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां है, अपन को पता लगेगा कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स के थ्रू, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के थ्रू पता लगेगा, है ना, कुछ बॉन्ड पैरामीटर के थ्रू पता लगेगा। तो जब भी आप बॉन्ड पैरामीटर के थ्रू देखोगे तो C1 C2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको 2 ही मिलेगा हमेशा, है ना, उसकी बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से रिजेंबल करते हुए मिलेंगे आपको। दैट मींस ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा C1 C2 के बीच ही रहते हैं ऑलवेज। ये पाई 1 बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बोल देते हैं पाई 1 बॉन्ड, इसको बोल देते हैं पाई 1 बॉन्ड, इसको बोल देते हैं पाई 2 बॉन्ड। अभी हम सिर्फ पाई 1 बॉन्ड की बात कर लेते हैं। पाई 1 बॉन्ड ऑलवेज आपको C1 C2 के बीच ही मिलेगा, पाई 1 बॉन्ड ऑलवेज आपको C1 C2 के बीच ही मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा आपको पाई 1 बॉन्ड जो है। बट अगर आप इस पाई 1 बॉन्ड की बात करें, इसको हम C1 कार्बन बोले, इसको C2 बोले, इसको C3 बोले, इसको C4 कार्बन बोले, और अगर हम इस पाई बॉन्ड पे गौर फरमाएं, दैट इज मान लो पाई 1 बॉन्ड, इस बॉन्ड को मैंने पाई 1 बॉन्ड बोल दिया, इस बॉन्ड को मैंने पाई 2 बॉन्ड बोल दिया, और अगर हम इस पाई बॉन्ड पे गौर फरमाएं तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर C1 C2 का 2 नहीं आता है। इट मींस ये पाई बॉन्ड एग्जैक्टली C1 C2 के बीच में हमेशा नहीं रहता। बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? जब हम एक्सपेरिमेंटली इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो 1 और 2 के बीच आता है। 1 और 2 से मतलब सिग्मा तो ऑलवेज वही रहता है, पाई जो है कभी रहता है कभी नहीं रहता। इट मींस ये पाई अपनी जगह पे लोकेटेड नहीं है, हमेशा अपनी जगह पे लोकलाइज्ड नहीं रहता, वहीं बस के नहीं रहता, ये घूमता रहता है, घुमंतु प्राणी है। और वो पता लगेगा अपन को बॉन्ड ऑर्डर से। जब आप पाई 1 बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, C1 C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, जब आप C1 C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बेसिकली,
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इस C1C2 का जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बेसिकली इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, उससे पता लगता है कि ये एग्जैक्टली पाई1 C1C2 के बीच ही है। बट अगर आप यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे C1C2 का तो ये बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली आपको आएगा 1 से 2 के बीच में। अगर ये 1 से 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है दैट मींस अपने आप में ही ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि ये वाला पाई बॉन्ड यहां परमानेंट लोकलाइज्ड नहीं है। ऐसे पाई बॉन्ड जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 कार्बन के बीच ही कंसंट्रेटेड रहती है या 2 एटम्स के बीच, हो सकता है कभी कार्बन हो कभी कार्बन ना ऑक्सीजन हो जाए, कार्बन नाइट्रोजन हो जाए, 2 एटम्स के बीच ही कंसंट्रेटेड रहती है, वही लोकलाइज्ड रहती है, इनको बोलते हैं लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स। और ऐसे पाई बॉन्ड जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा 2 एटम्स के बीच नहीं रहती, कभी उनके बीच रहती है और कभी वो कहीं और भी चली जाती है, बोले तो वो पाई बॉन्ड इधर उधर घूमता रहता है। इस तरह के पाई बॉन्ड्स को हम आगे जाके मोबाइल पाई बॉन्ड्स बोलेंगे। मोबाइल पाई बॉन्ड मतलब जो चलते हैं, और उन्हीं को बहुत केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मोबाइल पाई बॉन्ड इज ए लीगल लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज जो नॉन केमिकल लैंग्वेज है, केमिकल लैंग्वेज में उसी पाई बॉन्डों को हम बोलेंगे डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, कि ये लोकलाइज्ड नहीं है, ये इधर उधर घूमते रहते हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री जो है ना उसमें ज्यादातर कहानियां इस तरह के पाई बॉन्डों की आएंगी आपके पास, इन्हीं के साथ आपको बहुत रूबरू होना है डीलोकलाइज पाई बॉन्डों के थ्रू। एक्चुअली ये डीलोकलाइज पाई बॉन्डिंग है ना, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नए नए फिनोमिनन्स को जन्म देंगी, नई नई कहानियों को जन्म देंगी, नए नए रिएक्टिव सेंटर्स को जन्म देंगी। दरअसल आगे हम रिएक्टिव सेंटर्स पढ़ने वाले हैं। 2 तरह के रिएक्टिव सेंटर्स होंगे, एक वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिन पे डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, उनको हम दरअसल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स बोलेंगे, और जिन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस होगी, ज्यादा होगी, रिच होंगे, उनको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स आगे जाके कहेंगे हम। तो वो डिफरेंट टाइप के सेंटर्स को जन्म देती है ये डीलोकलाइज बॉन्डिंग। ऐसे सेंटर जो सामने से नहीं दिखेंगे आपको, मॉलिक्यूल देखने से नहीं दिखेंगे, लेकिन डीलोकलाइज पाई बॉन्डिंग इस तरह के सेंटर्स, नए नए सेंटर्स आपको बनाएगी, या नए नए सेंटर्स आपके लिए जनरेट करेगी, जो नए नए सेंटर्स आपको बिना डीलोकलाइज बॉन्डिंग के समझ नहीं आ सकते या दिखते नहीं है मॉलिक्यूल के अंदर। So delocalized pi bonding is a very important phenomenon in organic chemistry. It's a really awesome phenomenon in organic chemistry. So are you getting my point? What I am going to discuss? ये chemical bonding से ही कहानी शुरुआत की मैंने, pi bond से कहानी, covalent bonding से ही कहानी की शुरुआत की। So आपको ये बात समझ में आई है मेरी? हाँ, सिग्मा बॉन्ड्स में नॉर्मली हम ये बात नहीं बोलेंगे बिकॉज सिग्मा बॉन्ड नॉर्मली लोकलाइज्ड होते हैं। कुछ रेयर केसेस को, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को, या कुछ स्पेसिफिक केसेस को छोड़ दे, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन है, वहां सिग्मा भी डीलोकलाइज करता है, हालांकि उसका बहुत पार्शियल इफेक्ट है, बहुत पुअर इफेक्ट है, उतना इफेक्ट नहीं जितना पाई डीलोकलाइजेशन का होता है, बट यस समटाइम दे कैन आल्सो डीलोकलाइज, बट वो रेयरली ही होता है। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या आपको समझा रहा हूं, कहां किस दुनिया में लेके जा रहा हूं, चीजें समझ में आ रही है आपको? बातें समझ में आ रही है आपको कि मैं किस तरह से जो चीजें आपको आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, कहां लेके जा रहा हूं ऑर्गेनिक में? ओके, अगर समझ में आ गया तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, अगर कोई बॉन्ड चलते हैं दुनिया में तो मतलब बॉन्ड क्या, इलेक्ट्रॉन चलते हैं दुनिया में? अरे भाई कोई भी चीज चलेगी, बॉन्ड चलेगा, तो बॉन्ड क्या? व्हाट इज अ बॉन्ड? बॉन्ड इज नथिंग बट इज अ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर्ड बिटवीन द एटम्स। और क्या है बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोई कोवेलेंट बॉन्ड जेम्स बॉन्ड थोड़े ना, 007 यार, बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसका मतलब जब भी कोई बॉन्ड कहीं चलेगा, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग हो गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे दरअसल। तो जैसे ही हमारे दिमाग में डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड आएंगे, हमारे दिमाग में आएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं। तो यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी का जन्म होता है। जीओसी की इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्चुअली डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड का मतलब मोबाइल पाई बॉन्ड है ना, और जब भी कोई पाई बॉन्ड मोबाइल होगा मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? डिस्प्लेस होंगे, चलने लगेंगे इलेक्ट्रॉन दरअसल। और इलेक्ट्रॉन अगर डिस्प्लेस होने लगेंगे, डिस्प्लेसमेंट होने लगेंगे, यहीं से हमारा अगला टॉपिक जन्म लेगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। यहीं से अगले टॉपिक का जन्म होगा इलेक्ट्रॉन, और पूरी जीओसी में हम यही डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। और कुछ नहीं, आपसे कोई पूछे जीओसी एक लाइन में क्या है, कोई बोलेंगे इंडक्टिव है, मेसोमेरिक है, रेजोनेंस है, हाइपरकॉन्जर है, गोबर। एक वर्ड में क्या है जीओसी? एक वर्ड में क्या? जीओसी एक वर्ड में सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट को समझना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेस होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, किन इफेक्ट्स के थ्रू चलते हैं, किन ड्राइविंग फोर्स के अंडर में चलते हैं। दैट इज जीओसी, सिंपल जीओसी। क्या आपने कभी जिंदगी में जीओसी को इस नजर से देखा?
कभी देखा था सेंसर से कि जीओसी क्या चीज है? कभी समझा था कि जीओसी जो पढ़ रहे हैं बेसिकली उसमें क्या पढ़ रहे हैं? नथिंग, इट्स सिंपल, इट्स अ स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स। इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं, डिस्प्लेस होते हैं एक जगह से दूसरी, तो उसकी स्टोरी है दरअसल, सिंपल थिंग। और इन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के इफेक्ट्स ही इस पूरे चैप्टर में चर्चा की जाए, यही चर्चा करें कि भाई जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उनको क्या कहा जाता है, उन इफेक्ट्स को मॉलिक्यूल के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसको क्या कहा जाएगा। यही हमारा पूरा इस टॉपिक का, कंप्लीट इस टॉपिक का हमारा पढ़ने का जो बेसिकली असेंस है वो यही है, यही चीज हम पढ़ना चाहते हैं। तो गेटिंग माय पॉइंट। सो अब अपन अगले टॉपिक पे कनेक्ट करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगले चीज पे पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा जो आपको नहीं आती होगी, चिंता मत करो। सब बात मैं मान के चलूंगा आपको कुछ भी नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, एक एक चीज आपको पानी की तरह समझाता चलूंगा, बशर्ते आप में पेशेंस हो, धैर्य हो। धैर्य बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है धैर्य, वो बना रहे। और दूसरा, आपका इंटरेस्ट नहीं खोए, वो इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, प्रैक्टिस आपकी बराबर जारी रहे। अगर ये तीन चीजें, मेरे पेशेंस रखा आपने मतलब, और आपका धैर्य बना रहा और आपका इंटरेस्ट बना रहा, दो चीजें, धैर्य बना रहा और इंटरेस्ट बना रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पेशेंस मांगती है ब्रो, बहुत पेशेंस मांगती है। बहुत कई बार ऐसा होगा एक सवाल में आपको घंटा भर भी लग जाएगा, इतना पेशेंस मांगती है। पर जब आप उस सवाल को बनाओगे तो वो एक सवाल नहीं बनाए हो आप, ये मान के चलना। ऑर्गेनिक का एक अच्छा सवाल बनाने का मतलब है आपने ऑर्गेनिक के एक अच्छे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, और उससे आपको कितने सवाल बन सकते हैं आपको खुद ही नहीं आइडिया होगा इस बात का। सो यही ब्यूटीफुल चीज है ऑर्गेनिक की, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक। कि ऑर्गेनिक में मुश्किल से ना 20-25 कॉन्सेप्ट होंगे, ले दे के भाई इतने ही कॉन्सेप्ट होते हैं ऑर्गेनिक में, उस पर 20-25 हजार सवाल बनाए जा सकते हैं। तो 20-25 कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगर क्रैक कर लिए, प्रॉब्लम दो ही जगह आती है, या तो आपके कॉन्सेप्ट में डिफेक्ट है या तो आपकी स्टीरियो अच्छी नहीं है। बस दो ही चीजों की समस्या होती है, बाकी कोई समस्या नहीं। आइदर यू हैव डिफेक्ट इन डिफेक्टिव कॉन्सेप्ट्स, और स्टीरियो आपकी बहुत अच्छी नहीं। बिकॉज बिना स्टीरियो के नेट गेट का तो एक भी सवाल नहीं होगा, और इवन जेम के भी बहुत सारे सवाल नहीं होंगे आपसे। नेट गेट का तो होगा ही नहीं आपसे बिना स्टीरियो। वो तो सारी कहानी डायनेमिक स्टीरियो की ही है। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखेंगे आप, धैर्य बनाए रखेंगे। ऐसा तो नहीं मेरे को परेशान करेंगे आप पहले की तरह, जल्दी करा जल्दी करा जल्दी करा। धैर्य बनाए रखेंगे, मुझे जितना आनंद देंगे उतना ज्ञान सिखा के जाऊंगा जीवन में। परीक्षाएं तो आज नहीं कल पास हो जानी है, ज्ञान सीख लिया तो अमर हो जाओगे। वो अमर हो जाता है जिसके दिमाग में बेजेम बैठ जाता है। एग्जाम स्कोर कार्ड से कभी कोई अमर नहीं हुआ आज तक, नेट के, जेम के और गेट के स्कोर कार्ड से कोई अमर नहीं हुआ। पर जो सीख लिया, अगर आपने उसको जीवन में अप्लाई किया, पढ़ाने लग गए, तो करोड़ों के आदमी बन जाओगे, लाखों के नहीं। केमिस्ट्री सच ए वंडरफुल सब्जेक्ट, इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। आनंद आ जाएगा आपको अगर ये सीख गए तो। बिकॉज फिर पैसा बहता है, लोग बहुत डिमांड है अच्छे केमिस्ट्री के टीचर्स की, ग्रेट डिमांड है। और जो पढ़ा रहे हैं मोस्टली हमारे मेरे स्टूडेंट ही पढ़ा रहे इधर उधर। तो जब सीख के जाओगे तो बहुत मजा आएगा। आपने कौन कौन से दो बॉन्ड पढ़े कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट समझना हमको कोवेलेंट बॉन्ड्स में ना, इन कोवेलेंट बॉन्ड में ही जानना है हमको, गारंटी इन कोवेलेंट बॉन्ड्स जानना है, इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्योंकि पूरी कार्बन की केमिस्ट्री है वो कोवेलेंट केमिस्ट्री। अब आप मुझे बताओगे कि कौन कौन से कोवेलेंट बॉन्ड अभी आपने देखे, दो तरह के, सिग्मा और पाई। कार्बन दो ही तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिग्मा और पाई कोवेलेंट बॉन्ड। तो मतलब हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट किस किस में देखना है हमको, इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड्स में हो रहा हो, इन्वॉल्विंग सिग्मा, है ना, इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड्स ओनली, केवल सिग्मा बॉन्ड्स में हो रहा हो। दूसरा, इन्वॉल्विंग पाई बॉन्ड्स ओनली, केवल पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्विंग पाई बॉन्ड्स ओनली, केवल पाई बॉन्ड्स हो। और तीसरा,
इन्वॉल्विंग बोथ, इन्वॉल्विंग बोथ सिग्मा एंड पाई। सिग्मा और पाई दोनों की दोनों बॉन्ड्स इन्वॉल्व। केवल सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्व जिन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में होंगे उन्हें कहा जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, इंड्यूस्ड पोलरिटी इफेक्ट, कुछ भी कह दीजिए, उसी को शॉर्ट में बोलते हैं इंडक्टिव। दैट्स कॉल्ड इंडक्टिव। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि इफेक्ट, उस इफेक्ट का नाम होगा इंडक्टिव। इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट। केवल पाई बॉन्डों को इन्वॉल्व करके जो इफेक्ट्स पड़ेंगे या ऐसे इफेक्ट्स जिनमें केवल पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे उन्हें हम बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट्स। दो इफेक्ट्स आर कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। ये भी दो तरह के होते हैं बेसिकली, ये भी दो तरह के, दो तरह के। परमानेंट इफेक्ट है ना, या नाम ही लिख देता हूं फिर उसके नीचे मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, और दूसरे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मोटा मोटा बात कर रहा हूं मैं, मोटा मोटा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और जिसमें सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड इन्वॉल्व हों, उस तरह के जो इफेक्ट्स होंगे बेसिकली उन्हें कहा जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के अलावा और भी कुछ सब्सिडियरी इफेक्ट है, मोटे मोटे मेन बताए मैंने। होमो कॉन्जुगेशन, होमो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, वो सब अलग अलग है, वो छोटे छोटे उनको नहीं बोल रहा हूं अभी मोटे मोटे इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं। दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो ये मेरे पास मोटे मोटे आए इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इनमें पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इसमें क्या होगा, सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे, दोनों तरह के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दोनों तरह के बॉन्डों को इन्वॉल्व करके हो रहा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है, सामने से दिख रहा है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड के इफेक्ट जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होते हैं और परमानेंट होते हैं। दीज आर परमानेंट एंड स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, एंड स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, सॉरी वीक इफेक्ट इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, परमानेंट एंड माय बैड प्लीज, परमानेंट एंड वीक इफेक्ट, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में इन्वॉल्व है। परमानेंट एंड वीक इफेक्ट, वीक इफेक्ट। मेसोमेरिक जो होंगे ये भी परमानेंट होंगे बट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, परमानेंट एंड स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। याद रखना, बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूव करना उतना मुश्किल हो जाएगा। अगर बॉन्ड मजबूत है तो न्यूक्लियस का होल्ड उस पर बहुत स्ट्रांग है, न्यूक्लियस ने उसको जबरदस्त तरीके से पकड़ रखा है, और अगर न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके किसी बॉन्ड को रखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे, आसानी से नहीं कर पाएंगे। और सिग्मा बॉन्ड पर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत जबरदस्त होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मूव करवाना आसान नहीं होता, इसीलिए वो वीक इफेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। वीक इफेक्ट बोलते हैं इनको, आगे जाके इनको वीक इफेक्ट्स की कैटेगरी में रखेंगे। बट पाई बॉन्ड्स को मूव करना आसान होता है बिकॉज वो वीक बॉन्ड्स होते हैं। याद रखना, बॉन्ड अगर वीक है तो इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो इफेक्ट वीक होगा, इसीलिए यहां ये भी परमानेंट होता है बट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग। सवाल उठता है कि पाई बॉन्ड वाले इफेक्टों को जो मेसोमेरिक कह ही देते हैं तो फिर इलेक्ट्रोमेरिक क्या आ गया भाई? पाई बॉन्ड जिनमें भी इन्वॉल्व हो रहा है, अगर आपने उन इफेक्ट्स का नाम मेसोमेरिक बोल दिया तो फिर इलेक्ट्रोमेरिक क्या चीज आ गई? आपने पाई बॉन्ड वालों का नाम रख ही दिया है तो इलेक्ट्रोमेरिक क्या चीज आ गई? दरअसल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट है आपका वो भी पाई बॉन्ड इन्वॉल्व करता है, बस उसमें और मेसोमेरिक में फर्क ये है वो टेम्पोररी इफेक्ट्स हैं, इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, किसी दूसरे की प्रेजेंस में दिखते हैं, वो अगर गायब हो जाए तो वो नहीं दिखते, वो भी गायब हो जाते हैं।
ये ठीक वैसे ही जैसे दो तरह के लोग होते, एक गुंडे और एक छुटभैया। कॉलेज में देखे होंगे आप, आओ एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। तो बेसिकली पहले तो लिख देता हूं, ये टेम्पोरेरी इफेक्ट है, टेम्पोरेरी इफेक्ट है ना, टेम्पोरेरी इफेक्ट। और वीक स्ट्रॉन्ग होना एक्सटर्नल एजेंट पे डिपेंड करेगा, वो बाद में देखेंगे। अभी टेम्पोरेरी इफेक्ट की बात कर लेते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि सिग्मा पाई दोनों इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ना तो बहुत टू स्ट्रॉन्ग है ना ही वो टू वीक है, वो मॉडरेट इफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, मॉडरेट इफेक्ट्स की कैटेगरी। परमानेंट है, लेकिन परमानेंट है, परमानेंट है, परमानेंट एंड मॉडरेट इफेक्ट, मॉडरेट इफेक्ट्स। तो पहले तो ये समझ लीजिए मेजोमेरी, ये तो बहुत साफ समझ में आ जाएगा भाई, सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, वो साफ समझ में आ जाएगा भाई सिग्मा पाई दोनों इन्वॉल्व होंगे, ये समझ में आ गया भाई इनमें पाई इन्वॉल्व होंगे, है ना, केवल पाई इन्वॉल्व होंगे। बट ये भी तो समझना है कि पाई इन्वॉल्व होने के बाद दोनों में डिफरेंस क्या है इनमें। बेसिकली ये जो इफेक्ट्स है, आगे तो डिटेल पढ़ना है, मोटा मोटा बात बताता हूं। ये इफेक्ट्स है, ये आइसोलेटेड स्टेट में अगर मॉलिक्यूल ले जाओगे तो वहां भी ये इफेक्ट लग रहा होगा, मतलब किसी की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है मेजोमेरिक इफेक्ट के लिए, या मेजोमेरिक इफेक्ट दिखने के लिए किसी के एक्सटर्नल रिएजेंट की जरूरत नहीं है, किसी एक्सटर्नल स्पेसिस की, केमिकल स्पेसिस की जरूरत नहीं है। बट इनको एक्सटर्नल स्पेसिस की जरूरत है, इनको एक्सटर्नल रिएजेंट की जरूरत है। ये इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ही दरअसल होते हैं। अगर इसको और अच्छे से बोला जाए तो इन दिखते ही दरअसल इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, दरअसल रिएजेंट्स की प्रेजेंस में ही ये दिखेंगे। रिएजेंट गायब, ये गायब, क्या होंगे वो तो डिटेल में पढ़ने ही वाले। रिएजेंट गायब, ये गायब, है ना, रिएजेंट की प्रेजेंस में ही ये। इसको आप एक छोटे से एग्जांपल समझ सकते हो। कॉलेज में दो लड़के हैं, एक का नाम है बंटी, है ना, बंटी, बॉबी, बॉबी नाम, बॉबी जमरा थोड़ा बॉबी नाम, और एक का नाम है पप्पू। दादागिरी बॉबी भी करता है, लेकिन बॉबी को दादागिरी करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है ऊपर हाथ। वो कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी निपटा देता है, किसी को भी कुछ बोल देता है, कुछ को भी गाली बोल देता है, किसी को भी धमका देता है। वो आइसोलेटेड दादागिरी करता है, मतलब उसको किसी की जरूरत नहीं। पप्पू जो है, कई लोग ऐसे होते हैं, पप्पू जो है उसको वेद सर की जरूरत है, मेरी जरूरत है। मैं जाऊंगा, जैसे वो देखेगा वो आ गए, फिर वो या सबको बोलना शुरू कर देगा। उसको लगता है अपने ऊपर हाथ, अपना पर जिसका हाथ रखा हो वो आ गया। तो पप्पू मेरा चेला है दरअसल। अरे इस टाइप के जो चपट्टे चेले होते हैं, बेसिकली वो टेम्पोरेरी इफेक्ट्स है उनके। मैं जब तक कॉलेज में दिखूंगा, मतलब उनका दादा, उनका बड़ा गुंडा, उनका जो क्या बोल सकते हैं, उनका डॉन, उनका मतलब जो भी बोलते हैं उसका, उनका गुरु जब तक दिखेगा, है ना, तब तक उनका हैंडलर दिखेगा, तब तक तो बिल्कुल एकदम उन पे इफेक्ट दिखेगा आपको एकदम। और मैं गया, भीगी बिल्ली बन के बैठ जाएगा वो। तो उसका जो इफेक्ट है वो दरअसल मेरी प्रेजेंस में हो रहा है। मैं गायब, इफेक्ट गायब, मैं प्रेजेंट, इफेक्ट प्रेजेंट। इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं टेम्पोररी इफेक्ट, जो खुद के नहीं होते, किसी दूसरे की प्रेजेंस में दिख जाते हैं, प्रेजेंस हटाओ वापस डिसअपीयर हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको मेजोमेरिक वर्सेज आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझ में आ गया होगा, दोनों में क्या मोटा मोटा डिफरेंस है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सॉरी जीओसी में, ये चार चीजें मोटी मोटी पढ़नी, बाकी तो छोटी छोटी होंगी। ये चार चीजें मोटी मोटी पढ़नी है ना। ये इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक तो थोड़ा बहुत पढ़ना, और हाइपर कॉन्जुगेशन। और इन इफेक्ट्स को समझने के लिए ऑर्गेनिक का एक टूल है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए मैथमेटिक्स चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मैथमेटिक्स चाहिए, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए, इफेक्ट्स को समझने के लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टूल चाहिए होंगे। अब ऑर्गेनिक में मैथमेटिक्स तो टूल लगेगा नहीं, इसके टूल लगेंगे। दो टूल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल जो आपको लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपको रेजोनेंस लगेगा। ये दोनों टूल है, याद रखना। रेजोनेंस कोई ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। रेजोनेंस जैसे मैथ जो है वो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट फिजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए लगता है। मैंने पूरा बेसिक और मैथमेटिक्स पढ़ाई थी आपको उसको समझने के लिए, जबकि मैथमेटिक्स तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। मतलब केमिस्ट्री तो नहीं है ना मैथमेटिक्स, बट समझने के लिए हमको टूल की जरूरत थी, वो उसको हमने मैथ बोला था। वैसे ही ऑर्गेनिक समझने के लिए दो टूल लगेंगे आपको, इन सारे प्रिंसिपल्स को समझने के लिए दो टूल लगेंगे। और वो टूल भी, क्योंकि प्रिंसिपल यही समझे, मतलब इफेक्ट यही समझेंगे, तो टूल भी यही डिस्कस किए जाएंगे। तो इसके अलावा दो और टूल डिस्कस करेंगे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल,
जो इंडक्टिव इफेक्ट्स और हाइपर कॉन्जुगेशन और कई जगह जरूरत पड़ेगी जिसको समझने के लिए, है ना। और दूसरा टूल होगा उसको रेजोनेंस टूल बोलेंगे। बस ये दो टूल है ना, ये और ये चार इफेक्ट, यही जीओसी, और जीओसी कुछ भी नहीं है। चार इफेक्ट, और चार इफेक्ट को समझने के लिए दो टूल लगेंगे, है ना। दो हेल्पिंग कॉन्सेप्ट लगेंगे इन चारों इफेक्टों को समझने के लिए, जो दरअसल यहां के कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इनके कॉन्सेप्ट, वो जनरल कॉन्सेप्ट है, पर ऑर्गेनिक को समझने के लिए लगेंगे वो मोटे मोटे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये सॉरी जीओसी, जीओसी क्या है, ये चार इफेक्ट, और इन चार इफेक्ट को समझने के लिए जो काम में आने वाले दो टूल या दो कॉन्सेप्ट या दो हेल्पिंग हैंड अपने लगेंगे, और उन दो हेल्पिंग हैंड्स को अपन बोलेंगे बेसिकली क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल और रेजोनेंस की कहानी। सीएफसी कहां से आ गई सुनील, यही तो प्रॉब्लम है मुझे, तो मुझे नहीं पढ़ाने दोगे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, बता रहा हूं सुनील। सीएफसी पीएफसी कहां से आ गए, कोई सीएफसी पीएफसी की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं। इसको पढ़ने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, आप कतई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने के लिए किसी और चीज की। आप ये अपने आप में मोर देन सफिशिएंट चीज है, सब कुछ बेसिक से ले रहा हूं मैं। इसको पढ़ने के लिए प्री नॉलेज आपको चाहिए ही नहीं है, ये मैं जीओसी से भी पहले की चीजें बता दे रहा हूं आपको, छोटी छोटी चीजें, और परेशान नहीं करो मुझे बस प्लीज। सीएफसी पीएफसी जाने क्या क्या बोल के, केएफसी, ये एफसी, वो एफसी, आपको समझ में आई कहानी की। अपन जीओसी में क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी तो पढ़ने का माहौल सेट कर रहे हैं कि क्या पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने वाले क्या है ये देख रहे हैं अभी तो। गरिमा पॉइंट। तो अब मैं आपको समराइज कर रहा हूं कि जीओसी में क्या पढ़ने वाले। जीओसी में दो चीजें पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन, और उनके मॉलिक्यूलों में क्या एप्लीकेशन है ये। और दूसरी चीज, इफेक्ट्स को समझने के लिए दो टूल लगेंगे अपन को, दो टूल लगेंगे जिससे अपन को इफेक्ट समझ में आएगा। दो टूल लगेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड पोलैरिटी। एक टूल तो ये वाला है, ठीक है, ये अपन को एक टूल लगेगा, और दूसरा टूल लगेगा अपन को, ये एक टूल तो ये वाला है, और दूसरा टूल लगेगा अपन को रेजोनेंस। बस ये दो टूल आपको समझ में आने चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिंसिपल लिखना चाहिए इसको मेरे को, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ छोटी मोटी बात नहीं होगी, मॉडिफाई भी समझनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिंसिपल एंड बॉन्ड पोलैरिटी में ही छुपा हुआ है आगे की सारी रिएक्शंस का राज, कि प्लस कहां है माइनस कहां है। खेल तो असल यही है, खेल तो रेजोनेंस कोई इफेक्ट नहीं होता है मिस्टर अमर कुमार, इफेक्ट मेजोमेरिक होता है। और क्या डिफरेंस है जानने के लिए आपको आगे की क्लासें देखनी होंगी, मैं तेरे को अकेले को अभी नहीं पढ़ा सकता ना, वो आएगा जब आएगा, है ना अमर। तो इस तरह की नॉनसेंस बातें नहीं करते, जब वो टॉपिक आएगा तब पढ़ा दिया जाएगा। क्या डिफरेंस है रेजोनेंस मेजोमेरिक में, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में क्या डिफरेंस है, रेजोनेंस वर्सेस डिलोगाइजेशन में, सब पढ़ाऊंगा मैं। ऐसे क्यों घबरा रहा है, क्यों चिंता कर रहा है, सब पढ़ा। और रेजोनेंस इफेक्ट कुछ होता ही नहीं है दरअसल, वो छोटी क्लासेस में बोलते थे रेजोनेंस इफेक्ट, वो दरअसल मेजोमेरिक इफेक्ट ही होता है, बोल देते हैं उसको रेजोनेंस इफेक्ट कभी कभी, है ना। और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन भी बता देते हैं उसमें करके, पर वैसा कुछ है नहीं दरअसल, वो कुछ है नहीं। रेजोनेंस तो दरअसल अपने आप में ही कोई फिनोमिनन ही नहीं है, वो तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई फिनोमिनन नहीं है रेजोनेंस अपने आप, वो तो वो लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। तो ये तीन चीजें पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, एप्लीकेशंस, दो चीज ये रही आपकी एप्लीकेशंस, और दो चीज वहां रही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल और रेजोनेंस। बस ये चार चीजों को मोटा मोटा अपन पढ़ने के लिए। आओ स्टार्ट करते हैं पहले इफेक्ट से, जैसे जैसे जो जो इफेक्ट आता जाएगा इन प्रिंसिपल को समझते चले जाएंगे, इन टूल्स को समझते चले जाएंगे। So now I'm starting the first effect of GOC and that's inductive. क्या अभी तक आपको बेसिक समझ में आया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में?
दैट्स इंडक्टिव। बहुत ही आसान इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव, सबसे आसान सबसे टुच्चा टॉपिक है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े, उसको पढ़ने के लिए आपको पहले बॉन्ड पोलैरिटी पढ़नी पड़े, पहले आपको बॉन्ड पोलैरिटी। तो आइए पहले अपन बॉन्ड पोलैरिटी पे फोकस करते हैं, ये क्या चीज। अगर कोई भी कोवलेंट बॉन्ड दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बना है, तो उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली शेयर्ड होगी, या एमओटी में पढ़ चुकी है। और अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बना है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एटम्स के बीच इक्वली शेयर्ड नहीं होगी, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ज्यादा रिजेंबल करेगी, उस तरफ ज्यादा डिस्प्लेस्ड होगी, या उस तरफ ज्यादा कंसंट्रेटेड होगी। इसीलिए बॉन्ड पोलैरिटी की कहानी को हम ये कह सकते हैं कि दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट। नॉन पोलर मतलब जिनमें कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब गंदे आदमी, बदमाश लोग, और नॉन पोलर मतलब शरीफ लोग। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, बहुत हमको अच्छे से पता है, जब भी कोई बॉन्ड दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बने, जैसे कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, तो ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, बिकॉज कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, इसलिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगी, कार्बन से क्लोरीन की तरफ ज्यादा झुकी हुई होगी, और इसीलिए कार्बन पर एक डेल्टा प्लस होगा और क्लोरीन पर डेल्टा माइनस होगा। इसको बोलते हैं परमानेंट पोलर बॉन्ड, या अगर कोई दूसरे बॉन्ड यहां पर रिजल्टिंग ना ले तो परमानेंट डाइपोल भी कहते हैं इसको। दैट्स कॉल्ड परमानेंट डाइपोल हो गया। ये परमानेंट रहेगा, उस मॉलिक्यूल में हमेशा रहेगा, ये यहां रहेगा, ये जयपुर में रहेगा, दिल्ली में, बंबई में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, कहीं ले जाओ, अगर सीसीएल बॉन्ड कहीं मौजूद है तो कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा और क्लोरीन पर डेल्टा माइनस, बिकॉज क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ एक तरह से झुकी हुई होगी, क्लोरीन की तरफ एक तरह से डिस्प्लेस्ड होगी। वेरी गुड। बट अगर यही बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बनाया जाए तो वो एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर यही बॉन्ड कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता तो वो एक नॉन पोलर बॉन्ड होता, या यही बॉन्ड अगर क्लोरीन क्लोरीन का होता तो वो एक नॉन पोलर बॉन्ड होता, या यही बॉन्ड अगर ब्रोमीन ब्रोमीन का होता तो वो एक नॉन पोलर। ये नॉन पोलर बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली शेयर होगी या बिल्कुल बीच में रहेगी, बिल्कुल बराबर शेयर कर रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो दोनों पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा, कोई किसी भी तरह की बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होगी। इनको हम बोलते हैं नॉन डाइपोल्स। ये डाइपोल नहीं हो, इनका डाइपोलमेंट, अगर और कोई बॉन्ड नहीं हुआ तो इनका डाइपोलमेंट 0 होगा, अगर और कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है। नॉन पोलर बॉन्ड। और अगर यही बॉन्ड CCl में होता या CBr में होता यहां पर, या इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं ClBr में भी ये बॉन्ड होता, तो उस केसेस में, इन सारे केसेस में दरअसल अगर BrCl में भी होता तो इन सारे केसेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली शेयर्ड नहीं होती, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डिस्प्लेस्ड होती, और इन सारे केसेस में दरअसल पोलैरिटी मौजूद होती बॉन्ड के अंदर, डाइपोल मौजूद होता, दो पोल्स मौजूद होते, प्लस और माइनस। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? पोलर ये सबको आती होगी, मुझे लगता है ये नहीं आती तो फिर केमिस्ट्री छोड़ के मूंगफली बेच लेनी चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूं, लड़कियों सिलाई की मशीन खरीद लो और कपड़े सिलो, बहुत बढ़िया है, पैसे तो कमाओगी कम से कम। अगर ये भी नहीं आता, अगर आपको पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड नहीं आता है तो तुरंत इमीडिएटली अभी का अभी फोन बंद करो और सिलाई मशीन ऑर्डर करो, या कुछ भी ऑर्डर जो आपको पसंद आता है, जो आप अच्छे से कर सकते हो, सिलाई बुनाई या और कुछ, मतलब ना मोमो बनाना, मोमो आंटी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आप दुकान खोल लो। बट ये केमिस्ट्री तो छोड़ दो प्लीज, इसको बख्श दो। अगर ये भी बात नहीं आती, ये तो एटलीस्ट आनी चाहिए थी, ये बात तो, ये तो सबको आती होगी कम से कम, मैं वैसा मान के चल कि पोलर क्या होते हैं। आप कहोगे सर ये तो ठीक है, ये तो हमको आता है,
पर इसमें आपने नया क्या बताया, कुछ वो बताओ ना, टेल मी समथिंग वी डोंट नो, है ना, एक्चुअली ये बात होती है, टेल मी समथिंग वी डोंट नो, वो बात बताओ जो हमें नहीं आती है। ऑर्गेनिक में सबका क्या काम है, क्या करें हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। एक्चुअली ऑर्गेनिक की कहानी यहीं से शुरू होती है। ऑर्गेनिक में क्या है, इनऑर्गेनिक में जो पोलर बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, दिखता है पोलर बॉन्ड है, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक में बहुत सारे बॉन्ड जो नॉन पोलर दिखते हैं, दरअसल वो नॉन पोलर नहीं होते, वो भी पोलर हो जाते हैं, बस यही स्टोरी है। ये पोलर बॉन्ड्स है, वो नॉन पोलर बॉन्ड्स है। स्टोरी तब नहीं शुरू होती जब नॉन पोलर अपनी जगह रहे, पोलर अपनी जगह रहे, ये तो रहेंगे। गुंडा आदमी अपने घर में रह रहा है, शरीफ अपने घर में रह रहा है, तब तक कहानियां कुछ नहीं बनेगी, तब तक स्टोरियां नहीं बनेगी, तब तक पिक्चर नहीं बनेगी। पिक्चर बनेगी जब कोई शरीफ आदमी गुंडे के संपर्क में आ जाए। क्राइम तो तभी होगा ना, क्राइम तो तभी होगा, गुंडा अपने घर में रह ले ताला बंद करके, शरीफ अपने घर में रह लिया है ना, ताला बंद करके। ये कौन उनीसा चंद्रवंशी आई की कोवलेंसी क्या है, ये कहां से आ गए भैया तुम से, मैं बिल्कुल मैं ना डाउट, मतलब कमेंट पढ़ना बंद कर दूंगा अगर तुम इस तरह से नाटक ही करोगे मेरे साथ। दूसरे टॉपिकों की कहानी गाओगे, कोवलेंसी क्या है, बॉन्डिंग चल रही है, कोवलेंसी क्या है उनीसा, कोवलेंसी क्या है, इसके लिए मैं पूरा एक लेक्चर पढ़ाया हुआ केमिकल बॉन्डिंग में। उनीसा चंद्रवंशी कोवलेंसी क्या है, इसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ाया हुआ केमिकल बॉन्डिंग में। जीओसी के लिए केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ दो ना आप एटलीस्ट, अगर लेट ज्वाइन किया तो रिकॉर्डेड पढ़ लो। कोवलेंसी क्या है, कहां शुरू हो गई कोवलेंसी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड कह रहा हूं मैं तो बताओ किसी भी पिक्चर की कहानी तब बनेगी क्या अगर गुंडा अपने ही घर में रहे ताला बंद करके, शरीफ अपने घर में रहे ताला बंद करके, क्या कोई पिक्चर बन सकती है? नहीं, पिक्चर तब शुरू होती है जब कोई गुंडा किसी शरीफ के संपर्क में है, तभी तो मारकाट मचेगी, तभी तो लूटपाट मचेगी, तभी तो स्टोरी बनेगी। तो वही स्टोरी ऑर्गेनिक में बनती है। दरअसल क्या हो कि एक नॉन पोलर बॉन्ड किसी पोलर बॉन्ड के कांटेक्ट में आ जाए, क्या कहानी बनेगी वही हमको पढ़नी है। What happens when a non-polar bond comes in contact with a polar bond? जब एक नॉन पोलर बॉन्ड किसी पोलर बॉन्ड के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होगा? ऑफ कोर्स जो होगा वो आप जानते हैं। अगर कोई शरीफ आदमी किसी गुंडे के संपर्क में आया तो गारंटी से उसका दोस्त बना या उसके साथ कहीं गया, उसका पड़ोसी बना, तो गारंटी से उसमें भी गुंडे वाले कैरेक्टर आना शुरू हो जाएंगे। यही से जन्म लेता है इंडक्टिव इफेक्ट कि अगर कोई पोलर बॉन्ड के संपर्क में, के कांटेक्ट में नॉन पोलर बॉन्ड आया तो नॉन पोलर बॉन्ड में भी पोलरिटी आ जाएगी। दरअसल ओहो हम ये पोलर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज आगे ये पोलरिटी ही रिएक्शंस करवाएगी, बॉन्ड पोलरिटी ही करवाती है रिएक्शंस। ब्रो बॉन्ड पोलरिटी का ही खेल है ब्रो आगे। तो मैं जो कह रहा हूं वो ये, व्हेन अ नॉन पोलर, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं, वहां अ नॉन पोलर बॉन्ड comes in contact with पोलर बॉन्ड। क्या होगा कि नॉन पोलर बॉन्ड पोलर बॉन्ड के कांटेक्ट में आ जाए। पोलर बॉन्ड के कांटेक्ट में अगर एक नॉन पोलर आ जाएगा तो क्या होने वाला है? पहले तो देखो, दो तरह से वो आ सकता है कांटेक्ट में। एक दूर दूर से ही, मतलब एकदम दूर दूर से ही आ जाए, दूसरा उसके साथ शादी ही कर ले, मतलब बोले तो उससे जुड़ ही जाए। कांटेक्ट इन एयर, या डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए। अगर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होगा? इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होगा? और अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होगा? इनडायरेक्ट कांटेक्ट में ना हाय हेलो करना शुरू कर दे, दोनों एक ही थड़ी, चाय की थड़ी पे बैठ रहे हैं, वो सिगरेट पीता था, ये बेचारा सिंपल मैगी खाता था, 4 दिन उसके साथ बैठा, उसने ये ट्राई करना, अरे मारना, अरे देखना, थोड़ा हल्का है, मजा आएगा, अरे कुछ नहीं, हवा है, फूकना,
और उसको भी चालू करवा देगा। ये तो है इनडायरेक्ट कंटेंट। और डायरेक्ट कंटेंट कि आप शादी ही कर लो उससे, कि आप लड़की किसी गुंडे से शादी ही कर ले, आप तो उसके साथ बॉन्ड ही बन गया सीधा सीधा, या आप किसी घर में रहने चले जाओ, या दोनों एक ही हॉस्टल में रहने आ गए हैं, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया आपका। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब हवा में, जब उनके बीच बॉन्ड नहीं। अगर मैं कहता हूं कि CCl बॉन्ड किसी भी CL बॉन्ड के कांटेक्ट में आ गया तो क्या होने जा रहा है, या किसी भी Br बॉन्ड के कांटेक्ट में आ गया तो क्या होने जा रहा है। और दूसरा, अगर ये CCl बॉन्ड है वो जुड़ ही गया, दरअसल कार्बन कार्बन बॉन्ड जो था एक नॉन पोलर बॉन्ड था, इसे ऐसे समझो, ऐसे समझो। Br बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, एक नॉन पोलर बॉन्ड है। Br बॉन्ड एक नॉन पोलर बॉन्ड है। और CCl बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, CCl बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है। दरअसल अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, हवा में आए, सिर्फ हवा मतलब कोई बॉन्ड नहीं बना, किसी भी तरह का कोई बॉन्ड नहीं बना है इनके बीच, हवा में आए, अगर हवा में दोनों संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, इस टाइप की चीज क्या होगी। अगर दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं इनडायरेक्टली तो क्या होगा। और अगर मान लो ये CCl जो है वो सीधा ही कांटेक्ट में आ गया, बोले तो इसके साथ शादी ही कर ली, बॉन्ड ही बना लिया, तब क्या होने जा रहा है। याद रखना, ये कैसा बॉन्ड है, फिर से बता रहा हूं मैं, ये कैसा बॉन्ड है, एक नॉन पोलर बॉन्ड, और ये कैसा बॉन्ड है, एक पोलर बॉन्ड। गरिमा पॉइंट, ये एक नॉन पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। नॉन पोलर बॉन्ड जब पोलर बॉन्ड के कांटेक्ट में आ जाए, जुड़ के, यानी कि बाय बॉन्ड, थ्रू बॉन्ड आ जाए, थ्रू बॉन्ड आ जाए, या थ्रू स्पेस आ जाए, थ्रू स्पेस बॉन्ड नहीं बनाए, थ्रू स्पेस आ जाए, स्पेस के थ्रू आ जाए, या थ्रू बॉन्ड के थ्रू आ जाए, दोनों घटनाएं हमको समझनी है। थ्रू स्पेस आ जाए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी नहीं है, ये तो जनरल केमिकल बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री की कहानी है। अगर ऐसा होने जा रहा है, अगर इस तरह से हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। इस बॉन्ड में, नॉन पोलर बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाएगी। जैसे ही प्लस यहां आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इसकी इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी, इस तरफ। और अगर ऐसा होगा तो थोड़ी देर बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, ये जो Br था जिसमें कोई चार्ज नहीं थे, उसमें भी चार्ज जनरेट हो जाएंगे, उसमें भी पोलैरिटी आ जाएगी, प्लस वाले के साथ माइनस पास आ जाएगा, और अगर माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर गई तो इस पर प्लस आ जाएगा। मींस एक नॉन पोलर बॉन्ड में पोलर बॉन्ड के कांटेक्ट में आने की वजह से, पोलर बॉन्ड के कांटेक्ट में आने की वजह से नॉन पोलर बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो गई है, इंड्यूस्ड हो गई है, पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो गई है, पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो गई है। एक पोलर बॉन्ड के संपर्क में आने की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो गई है। इनको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। यहां जो फिनोमेनन होता है, इस फिनोमेनन का नाम है डाइपोल। ये डाइपोल था परमानेंट, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन इसको कहा जाता है। यहां जो फिनोमेनन होगा उसको, फिनोमेनन को इफेक्ट बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। इनके बीच अट्रैक्शन होगा, ये पास आ जाएंगे और ये पास आके एक दूसरे के साथ में चिपक के रहना चाहेंगे, प्लस और माइनस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। बट अगर ऐसा हो कि वो दोनों बॉन्ड से ही जुड़ जाए, होगा बस नाम बदल जाएगा, होगा वही जो वहां हुआ था। जैसे ही इसके अंदर माइनस और प्लस होंगे, आपको पता है कार्बन जो यहां है वो डेफिशिएंट हो चुका है, बिकॉज उसका खून चूस चुकी है, क्लोरीन खींच चुकी है अपनी तरफ। और जैसे ही कार्बन पर डेफिशिएंसी आएगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। आप बताओ ये बॉन्ड पोलर क्यों था? बिकॉज क्लोरीन की ईएन ज्यादा थी। ये बॉन्ड पोलर क्यों था? बिकॉज क्लोरीन की ईएन ज्यादा थी, क्लोरीन बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए बॉन्ड पोलर था। जैसे ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, कार्बन पर प्लस आ जाएगा, और किसी भी एलिमेंट पर प्लस आया, इसका मतलब उसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव बढ़ गया उसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। याद रखना, अभी पढ़ाऊंगा मैं। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है।
जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता है किसी एलिमेंट पे उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। इसीलिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस देखा जाए, किसी एलिमेंट पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, उस पर अगर पार्शियल नेगेटिव तो उससे ज्यादा, न्यूट्रल की उससे ज्यादा, पार्शियल पॉजिटिव की उससे ज्यादा, और अगर पूरा पॉजिटिव है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। दिस इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही कहते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे ही इस कार्बन पर प्लस आएगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि ये बॉन्ड से जुड़ा है, बॉन्ड से जुड़ा है, इसीलिए इस कार्बन से अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने लगेगा। याद रखना, यहां इसने खींची नहीं थी, यहां इसने जस्ट अट्रैक्ट की थी, ली नहीं थी, डिस्प्लेस नहीं हुई थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस मॉलिक्यूल से उस मॉलिक्यूल में नहीं गई थी, उसी मॉलिक्यूल पे चार्ज आके रह गए थे, उसी मॉलिक्यूल पे चार्ज आके रह गए थे। यहां ऐसा नहीं है, यहां इस कार्बन से ये कंपनसेट करेगा तो इस कार्बन पर फर्दर डेल्टा प्लस आ जाएगा, याद रखना, लेकिन वो चार्ज इससे कम होगा, बिकॉज क्लोरीन जितना खींचेगा उतना कार्बन नहीं खींच पाएगा। ये इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी बढ़ेगी तो सही, पर क्लोरीन जैसी थोड़ी हो जाएगी, ये कार्बन इससे खींचेगा, और जैसे ही इस कार्बन प्लस आएगा ये भी खून चूसना शुरू करेगा और इस लास्ट वाले कार्बन पे भी प्लस आ जाएगा। इंटरेस्टिंग बात ये थी, ये तो एक पोलर बॉन्ड था, ये तो पहले से पोलर बॉन्ड था, बट ये एक नॉन पोलर बॉन्ड था, जो पोलर बॉन्ड के कांटेक्ट में आने की वजह से, पोलर बॉन्ड के कांटेक्ट में आने की वजह से, इसके कांटेक्ट में आने की वजह से क्या बन गया, नॉन पोलर बॉन्ड में भी क्या आ गई, पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो गई। इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है इंडक्टिव फैक्ट। दिस इज नॉन एज इंडक्टिव फैक्ट। Polarity is induced in a non-polar bond when this non-polar bond is attached to a polar bond. जब भी कोई non-polar bond किसी polar bond से attach हो जाता है, bond बना लेता है, तो उस non-polar bond में भी polarity आ जाती है। That's called inductive. That is the inductive effect basically. Inductive effect, और इस डाइपोल इंड्यूस इंटरेक्शन में, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन में एक बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है, बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि बेसिकली यहां नॉन पोलर जो बॉन्ड है उस नॉन पोलर बॉन्ड में एक ही टाइप के चार्ज इंड्यूस होते हैं, ओनली पॉजिटिव चार्ज ही इंड्यूस हुए हैं, ओनली डेफिशिएंसी ही आई है दोनों पर, एक पर ज्यादा एक पर कम पर आई डेफिशिएंसी। यहां ऐसा नहीं है, यहां उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में दोनों तरह के चार्ज क्रिएट हुए हैं, प्लस भी और माइनस भी, ये ध्यान रखना। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। थ्रू एयर या थ्रू स्पेस आएंगे तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल में प्लस माइनस दोनों आएंगे, यानी कि नॉन पोलर बॉन्ड जो दूसरा होगा उसमें दोनों तरह की पोलरिटी आएगी प्लस माइनस, बट इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसा नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट में जो नॉन पोलर बॉन्ड है उसमें एक ही टाइप की एक ही टाइप का चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव ही या नेगेटिव ही, डिपेंड करता है ये खींच रहा है या ये दे रहा है। ये दे रहा होगा तो यहाँ नेगेटिव पहुंचेगा, इन दोनों पर नेगेटिव आएगा, ये ले रहा होगा तो इन दोनों पर ही पॉजिटिव आएगा। ऐसा नहीं होगा इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। क्या आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया? क्या आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया है? क्या आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया क्लियरली? इट्स अ सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिग्मा बॉन्ड का प्रिंसिपल है, पाई बॉन्ड का प्रिंसिपल ही नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिग्मा बॉन्ड का ही प्रिंसिपल है, ये सिग्मा बॉन्ड का ही प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दरअसल प्रिंसिपल ही सिग्मा बॉन्ड का है ना, इसीलिए इट्स अ सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट। इसीलिए कौन सा इफेक्ट है ये, इसीलिए ये एक सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट, इट्स अ सिग्मा बॉन्ड, इट्स अ सिग्मा बॉन्ड।
बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, मोटा मोटा दोनों में बताओ, दोनों में मोटा मोटा क्या डिफरेंस है बताओ। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या फर्क है। यहां जो नॉन पोलर बॉन्ड में पोलरिटी आई, दोनों तरह के पोल्स क्रिएट हुए, यहां पे प्लस और माइनस दोनों तरह के पोल्स क्रिएट हुए। बट वहां जो नॉन पोलर बॉन्ड में, ये नॉन पोलर बॉन्ड था पहले, सीसी बॉन्ड, अगर ये इससे नहीं जुड़ता, अगर थोड़ी देर के लिए इसको गायब कर दूं तो इस पर 0 0 चार्ज होता, अगर मैं इसको गायब कर दूं तो इस पर 0 0 चार्ज होता, मतलब एक नॉन पोलर बॉन्ड था, नॉन पोलर बॉन्ड था, उस पर पोलरिटी इंड्यूस्ड हो गई, पोलरिटी इंड्यूस्ड हो गई, नॉन पोलर बॉन्ड पर पोलरिटी इंड्यूस्ड हो गई है, इसीलिए नाम इसका इंडक्टिव इफेक्ट है, इंड्यूस्ड पोलरिटी, इंडक्टिव इफेक्ट। गॉट इट। आइए अब इसको और बढ़िया से समझें, तो हमने लिख दिया है इंडक्टिव। आओ जरा इसके बारे में बहुत अलग अलग तरह की जितनी भी बातें दुनिया में चल रही हैं, गॉसिपिंग्स, सब गॉसिपिंग्स को एक एक करके लिखते हैं, समझने का प्रयास। पहली तो यही, ये किसका इफेक्ट है, पहली चीज ये है कि ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है। अब आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं बताओ। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं कि वीक बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं कि वीक बॉन्ड होते हैं बताओ। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेस होना आसान है कि मुश्किल है, मुश्किल है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्ट्रॉन्गली बाउंडेड है, इसीलिए यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ डिस्प्लेस हुई है, डिलोकलाइज नहीं हुई है, डिलोकलाइज नहीं हुई है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के कहीं दूर नहीं गई, सिर्फ दो एटम्स में डिस्प्लेस हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो है उसी बॉन्ड में, है उसी बॉन्ड में, बस थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इफेक्ट फिर वीक हो जाएगा, दैट इज वाई इंडक्टिव इफेक्ट्स आर वीक इफेक्ट। इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो वीक इफेक्ट है, क्योंकि ऑपरेट होते हैं थ्रू अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होते हैं। इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में लग रहे हैं, बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो इफेक्ट आपके वीक होंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट पुअर होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में ऑपरेट। तीसरी चीज, ये टेम्पोररी इफेक्ट है कि परमानेंट है, ये एकदम परमानेंट है। आप इस मॉलिक्यूल को कहीं भी लेके चले जाओ, ये जो आपका मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है, इस मॉलिक्यूल को आप कहीं भी लेके चले जाओ, आपकी जहां मर्जी आप इसको लेके चले जाओ, हमेशा आपको यहां इन एटम्स पर पोलैरिटी मिलने वाली। और ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल की प्रेजेंस की वजह से नहीं है, ये इसकी इंटरनल खुद के मॉलिक्यूल की ही कहानी है। इसीलिए हम कहेंगे, दैट इज वाई हम जो कहेंगे वो ये कि ये एक परमानेंट इफेक्ट है, दिस इज अ परमानेंट, ये एक परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट, ठीक है। अब कितने तरह का होता है, दो तरह का होगा दरअसल। ये कैसे होगा दो तरह का, अगर इस पूरी मॉलिक्यूल को देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है इस पूरे मॉलिक्यूल में ये और ये तीनों देने वाले ही हैं, तीनों पर प्लस ही आया है। अलग अलग बात है इसने लिया इससे, लेकिन ये अल्टीमेटली इसने लिया है क्योंकि इसने दिया है आगे कहीं, तो ये तीनों देने का काम कर रहे हैं। मतलब ये पूरी जो चेन है, ये जो पूरी ऑर्गेनिक की चेन है, ये जो पूरी कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो रही है, और ये जो अकेला क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। इसका मतलब मैं कह रहा हूं ये यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों से ही, किसी से ज्यादा किसी से कम, तीनों से ही विड्रॉ हो रही है, और सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास जा रही है, इस क्लोरीन के पास, पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस क्लोरीन के पास जा रही है। दैट मीन्स हम कहेंगे क्लोरीन एक ऐसा ग्रुप हो गया जो कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है, खींचता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। दिस क्लोरीन, अगर मैं बोलूं तो इस क्लोरीन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, EWG की तरह हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। अगर यही कोई दूसरी चेन होती, मान लीजिए कार्बन की जगह
कोई सिलिकॉन होता, SiR3 होता, तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अगर सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहां पे तो देखो यहां क्लोरीन जो है वो खींच रहा है ग्रुप, है ना। SiR3 अगर एक्चुअली दे रहा होता तो SiR3 पर यहां पर प्लस आता, तो यहां पर प्लस आता तो गारंटी से यहां माइनस आता, तो ये भी आगे देता, बिकॉज जैसे इस पर माइनस आता इसकी ईएन कम हो जाती तो ये खींच लेता, ये इस पर ये और माइनस आ जाता, मतलब कम, इस तरह से। तो ऐसे केस में ये वाला जो ग्रुप अगर हम बोलते कि ये यहां कार्बन चेन से ये खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहां कार्बन चेन से इसने खींचा, यहां कार्बन चेन से इसने खींचा, तो हमने इसको EWG बोल दिया। और ऐसे ग्रुप जब कार्बन चेन से जुड़ेंगे, इस तरह के ग्रुप जब कार्बन चेन से जुड़ रहे होंगे, तो दरअसल वो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर रहे होंगे, ठूस रहे होंगे, इसलिए इस तरह के ग्रुप्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, EWG। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं उनको इंडक्टिव इफेक्ट में कहा जाता है -I ग्रुप, जो खींचते हैं उन्हीं का नाम होता है -I ग्रुप्स, -I ग्रुप। और जो दे रहे हैं उन्हीं का नाम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इनको कहते हैं +I ग्रुप। इसीलिए तीसरा जो पॉइंट बन गया इंडक्टिव इफेक्ट में, वो बन गया हमारे पास कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है। टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हो गया हमारे पास। कौन सा टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बताओ? +I इफेक्ट एंड -I इफेक्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ इफेक्ट, टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हो, टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, दो तरह का इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। कौन कौन सा? +I इफेक्ट एंड -I। +I इफेक्ट यार, एंड -I, और दूसरा -I। तो ये अगला पॉइंट था इसके बारे में। पहला पॉइंट हमने इसके बारे में क्या पढ़ा बताओ? सिग्मा बॉन्ड में लगता है ये इफेक्ट, वीक इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, दो तरह का होता है, +I और -I। और बताओ इस पूरे इफेक्ट का जो कारण है, बेसिक रूट कॉज क्या है? वो है एक पोलर बॉन्ड की प्रेजेंस होना। और पोलर बॉन्ड पोलरिटी लाता कहां से है, किसकी वजह से लाता है? इस पूरी कहानी का राज है इस पोलर बॉन्ड का प्रेजेंट होना। ये जो पोलर बॉन्ड था ना, इसने चलाया है। और पोलर बॉन्ड पोलर बनता क्यों है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। इसलिए पूरा इंडक्टिव इफेक्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड। सारा इंडक्टिव इफेक्ट इज बेस्ड ऑन, पूरा इंडक्टिव इफेक्ट इज बेस्ड। बोलो ना यार, अरे बोलो, बोल तो दिया करो यार, गुस्सा मत दिलाओ, बोल दिया करो। पूरा पूरा का पूरा जो इफेक्ट है किस पे बेस्ड है? कंप्लीट पूरा का पूरा जो इफेक्ट है, कलर का है दूसरा, कलर लेके आऊं, पर्पल लाऊं, पर्पल लाऊं, ये तो पिंक तो है, पर्पल लाऊं। ये है पर्पल, ये दिखेगा, ये दिखेगा, पीला है। अरे यार मेरा वाला चला गया, पिंक चला गया ब्रो, पिंक। मेरा पिंक चला गया। पिंकी पिंकी वापस आ। अरे पर्पल चला गया, पर्पल भी रहे, पता नहीं कौन सा। हाँ, तो क्या है? arises due to electronegativity effect, driving force is electronegativity difference, electronegativity difference is the driving force, है ना। सारी कहानी का जो ड्राइविंग फोर्स है
वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर ईएन डिफरेंस नहीं होती तो पोलर बॉन्ड नहीं होता, पोलर बॉन्ड नहीं होता तो ये सारा रायता नहीं फैलता, सारा रायता नहीं। ये पांचवा बिंदु है, इट्स ए फिफ्थ पॉइंट। क्या आपको ये पांचों पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट के समझ में आ गए? इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दैट इज व्हाई इट इज ए वीकर इफेक्ट, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को डिलोकलाइज करना, डिस्प्लेस करना मुश्किल है, इसलिए वीक इफेक्ट है। ये परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इन द सेंस कि हमेशा बना रहेगा, किसी की प्रेजेंस की वजह से नहीं है, मॉलिक्यूल की अपनी प्रॉपर्टी है, ये किसी रिएजेंट की प्रेजेंस की है, मेरी आपकी कोई और H प्लस H माइनस किसी की प्रेजेंस OH OH की प्रेजेंस की वजह से नहीं आया है। चौथी बात, ये दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई। प्लस आई इफेक्ट का मतलब, प्लस आई मतलब ऑर्गेनिक की चेन से में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ग्रुप देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट, और ऑर्गेनिक की चेन से कुछ ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, उसको माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। और लास्ट बात, इस सारी कहानी का जो राज है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही ये सारी कहानी चल रही है। दरअसल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही है जो सारी कहानी को चला रही है। ये 5 पॉइंट थे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। आओ अब हम इस प्लस आई एंड माइनस आई को डिटेल में पढ़ें। डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? तो स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पढ़ रहा हूं मैं, प्लस आई इफेक्ट पहला पढ़ा रहा हूं, प्लस आई। कहानी आपको करेक्टेड लग रही है ना? कहानी करेक्ट कर रही है आपको? मतलब सारी कहानी एक दूसरे से करेक्ट हो रही है आपसे? सारी कहानी एक दूसरे से करेक्ट हो रही है आपको? अरे मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या 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 पढ़ा रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूं? मजा आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूं? समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूं? बोल तो दो दोस्तों। ओके, प्लस आई क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट समझते हैं। अब अपन थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेंगे, कुछ चीजें अपने बेसिक हो गई। ऑर्गेनिक की चेन से जब भी हम, क्योंकि ऑर्गेनिक में ही पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा ग्रुप जोड़े जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अगर कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई ग्रुप जोड़े तो 100% वो ग्रुप क्या करेगा? इस ऑर्गेनिक की चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, क्योंकि कार्बन उससे खींचे। तो उस केस में, अच्छा एक और चीज, चार्ज प्रिंसिपल, चार्ज कंजर्वेशन तो मैंने लास्ट बात और बता दूं। चार्ज कंजर्वेशन एक और चीज पढ़ानी थी, चार्ज कंजर्वेशन वो भी बता ही देता हूं मैं, वो बाद में देख लेंगे। चार्ज कंजर्वेशन कौन से कलर से बताओ? पिंक से हो गया है? पिंक से नहीं हुआ है शायद, पिंक से ही नहीं हुआ, तो पिंक से देख लेते हैं। चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, कहां लिखे? इसको कॉपी मार के लिख देते हैं, ये रहा एक लास्ट पॉइंट अपना, कॉपी मार के लिख दिया अपन ने। लास्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट आपका निकल के आ रहा है, इस तरह से यहां बना लेते हैं, दैट इज चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो, ये ऐसे कहेंगे, फॉलो चार्ज कंजर्वेशन, फॉलो इंडक्टिव इफेक्ट फॉलोज चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब यह है, जितने पॉजिटिव चार्ज टोटल यहां आए होंगे, ये नेगेटिव उसके बराबर होगा। इसीलिए अब तक मैंने इनको डेल्टा लिखा, अब मुझे इसको डेल्टा डैश लिखना पड़ेगा। डेल्टा डैश से मेरा मतलब इन तीनों पॉजिटिव्स का जो भी सम आया होगा, इन पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा, इन तीनों कार्बन पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा, उतना ही एक्जैक्टली नेगेटिव चार्ज इस पर क्रिएट हुआ है। इसलिए आप डेल्टा लिख सकते, डेल्टा लिखोगे तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, डेल्टा डैश लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, डेल्टा डैश। तो अगर हम इसको बोले तो हम कहेंगे डेल्टा प्लस प्लस डबल डेल्टा प्लस प्लस ट्रिपल डेल्टा प्लस जितना भी पॉजिटिव चार्ज वहां आया है,
दैट्स इक्वल्स टू वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दैट्स इक्वल टू डेल्टा डैश का मैग्नीट्यूड के बराबर हो, या यहां पर इसको ऐसे लिख दो माइनस डेल्टा डैश बराबर 0 इक्वल टू 0 होगा। मतलब इन तीनों का जो सम है वो 100% इसके बराबर होने जा रहा है। दैट्स कॉल्ड चार्ज प्रिंसिपल, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। इसीलिए पिछले वालों में भी आपको यहां डेल्टा की जगह चला के मेरे पहले डेल्टा लिखा था बताने के लिए, यहां डेल्टा डैश लिखना पड़ेगा, यहां भी डेल्टा डैश लिखना पड़ेगा और पीछे भी आपको डेल्टा डैश लिखना पड़ेगा, बिकॉज उसका मतलब हुआ इन तीनों का सम इसके बराबर है, इसके बराबर है। टोटल नेगेटिव बराबर टोटल पॉजिटिव चार्ज है। सर जहां पाई बॉन्ड होगा वहां इंडक्टिव नहीं होगा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अमर तेरे को तो नॉनसेंस सवाल पूछने होते हैं हमेशा। मैंने तो ये कहा ये सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है, होगा तो ये हर जगह ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट नहीं होता। पाई बॉन्ड में नहीं लगेगा इफेक्ट, मॉलिक्यूल में होगा, हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों हो, तब भी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, 100% लगेगा। पाई बॉन्ड की प्रेजेंस से हट थोड़ी जाएगा, लगेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही, पाई बॉन्ड के थ्रू नहीं लगता है। ऐसी बात कर रहे हो, ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं, ठीक है। दैट्स इट। तो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज आज की समय समाप्ति की घोषणा होती है, 8:30 बज गए हैं। अगली क्लास से शुरू करेंगे प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आनंद करो और एंजॉय करो केमिस्ट्री को। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है किसकी वजह से हुआ है, ड्राइविंग फोर्स का मतलब है किसकी वजह से वो आया है इफेक्ट। कोई सवाल पूछना है तो यू कैन आस्क, कुछ भी, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। समझ में आया? आई होप आपको मजा आया होगा, आनंद आया होगा। आई होप आपको बिल्कुल एकदम कुछ भी ऐसी बात नहीं बताई मैंने जो बिल्कुल एकदम परेशानी वाली हो, आनंद आया होगा आपको। आई होप आपको आनंद आया, यू फील एंजॉय। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा ऋषभ, जो चीज यूज होगी सब पढ़ाऊंगा भाई। या कल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, मॉडिफाइड इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, परसों की तो छुट्टी है रक्षाबंधन की, कल पढ़ेंगे, कल मॉडिफाइड इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। मोहन शर्मा, पाई बॉन्ड वीकर क्यों होते हैं? इसके लिए बॉन्डिंग एक बार देखो आप, बिकॉज वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, वो बेटर ओवरलैपिंग नहीं होती, वो बेटर ओवरलैपिंग नहीं होती मोहन। तो क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक इफेक्ट, वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक इफेक्ट, वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक इफेक्ट, वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। अरे ऐसे करके आपने कहीं पढ़ा दिया ना किसी जेई नीट वेई नीट में, इस तरह से ऐसे बातें, ऐसे डायग्राम ऐसे बना दिए, फैन हो जाएंगे बच्चे आपके, फैन, पागल हो जाएंगे, पागल पागल हो जाएंगे, पागल आपके, फैन हो जाएंगे लोग, फैन। अगर आपने ऐसे पढ़ा दिया ना किसी को, पागल हो जाएंगे लोग, पागला। हाँ, अगर ओनली सीसीएल बॉन्ड है अकेला तो प्लस और माइनस बराबर होंगे उस पर, बिल्कुल सही बात है। अगर ओनली सीसीएल बॉन्ड अकेला है तो, सृजन अगर अकेला बॉन्ड है तो किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। नोट्स नहीं बनाने भाई, नोट्स क्यों बनाने हैं यार, नोट्स नहीं बनाने, आई हेट नोट्स। कोई शॉर्ट पॉइंट लिख लो तो लिख लो, रिवीजन कर दो, नोट्स नहीं बनाने। तुम स्टेनो बाबू हो क्या, क्लर्क हो क्या तुम? स्लाइड लिखो और स्लाइडों को सेव करो, उन्हीं पे गोला गोला करके सेव कर लो उनको। ये अच्छे नोट्स नहीं है क्या? मेरी हैंडराइटिंग बुरी है क्या? ये सुंदर नोट्स नहीं दिख रहे आपको?